Hello everyone, let's get started with our next chapter, that is chemical coordination and integration. So you have already learned that neural system provides a point to point rapid coordination among organs. तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है उसमें हमको एक पॉइंट टू पॉइंट, हमको जैसे एक न्यूरॉन है तो उसके एंड से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होगा, तो हमें इस तरीके से एक पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन मिलता है. अब हम जब बात कर रहे हैं द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज़ फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड. अब जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, यानी कि बहुत जल्दी से सिग्नल उसमें ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लाइफ का होता है. एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. अब जो हमारी नर्व फाइबर्स होती हैं वो बॉडी के हर सेल में जाके इनरवेट नहीं कर सकती, हर सेल में नहीं घुस सकती. एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड. और ये जो सेल्स हैं इनका फंक्शंस जो है वो रुकना नहीं चाहिए, वो हमेशा कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, रेगुलेट होते रहना चाहिए. सो अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड. तो अब इसके लिए हमको एक स्पेशल काइंड का क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है और इंटीग्रेशन चाहिए होता है, ताकि सेल के जो फंक्शंस हैं वो रुके ना. सो दिस फंक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हॉर्मोन्स. तो अब ये फंक्शंस जो है ये हमारे हॉर्मोन्स करके हमको देते हैं. सो द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी. तो जो न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये दोनों एक कोऑर्डिनेशन करके और एक साथ मतलब जॉइंटली रेगुलेट और क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं एक बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को. तो अब हम जब बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और हॉर्मोन्स की, तो अब हम पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेग डक्ट एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं. एंड देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हॉर्मोन्स. और जो इनके सिक्रीशन होते हैं उनका नाम होता है हार्मोन. सो द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड and transported to a distinctly located target organ. तो अब हम जब एक क्लासिकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल जो कि प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से और डायरेक्टली वो हमारे क्या होते हैं, ब्लड में रिलीज़ होते हैं. अब ब्लड में रिलीज़ होने के बाद वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अलग अलग, मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं वो उन टारगेट ऑर्गन्स के पास में. सो A targeted organ has currently scientific definition as follows. तो अब वो जो हार्मोन है उनकी एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स. तो हॉर्मोन्स होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स, यानी कि इनमें कोई भी तरीके का न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होता है, और ये एक नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स होते हैं. और ये कैसे एक्ट करते हैं, एज अ इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर दे यूज टू एक्ट. एंड ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, यानी कि बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं. सो द new definition covers a number of new molecules in addition to the hormone secreted by the organized endocrine gland. तो जो नई डेफिनेशन है वो ये कवर करती है कि बहुत नंबर ऑफ नए नए मॉलिक्यूल्स होते हैं हॉर्मोन्स के एडिशन में, जो कि सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से. अब now when we are talking about invertebrates, then invertebrates possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemical act as hormones and provide coordination in the vertebrates. जब हम इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही सिंपल तरीके का एंडोक्राइन सिस्टम होता है और उसमें कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में बहुत तरीके के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मोन की तरीके से काम करते हैं और हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन हमको प्रोवाइड करते हैं. सो द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज़ डिस्क्राइब्ड हियर. अब हमें ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिया हुआ है.
तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है जिसमें कुछ हमारी ग्लैंड्स दी हुई हैं। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस, दूसरी है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी है उसका फंक्शन जो होता है वो डायरेक्टली कहाँ है, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, बिल्कुल वो होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, इसके साथ में होता है। फिर हमारी पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। फिर हमारी थैलेमस प्रेजेंट होती है लंग्स के बीच में। फिर हमारी पेनक्रियास प्रेजेंट होती है, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर। फिर फीमेल्स में ओवरी और मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। So, the endocrine gland and hormone producing diffused tissue or cell located in different parts of our body constitute the endocrine system. तो जो हमारा endocrine system है वो होता है डिफरेंट जो टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होती हैं वो लोकेटेड होती हैं हमारी डिफरेंट हमारे डिफरेंट पार्ट्स में जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि इंडोक्राइन सिस्टम को बनाती हैं। अब उसमें से कुछ हमको दी हुई हैं, यही पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थैलेमस एंड गोनाड्स। सो दे आर ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन बॉडीज़ इन आवर बॉडी। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन बॉडीज़ है हमारी बॉडी में। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि पार्शियली एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड वर्क करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। तो ये भी हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज गिवन बाय द फॉलोइंग सेक्शन। अब क्या है द हाइपोथैलेमस? As you know, the hypothalamus is the basal part of diencephalon. Diencephalon मतलब कि फोर ब्रेन होता है, तो उसका बेसल पार्ट है हाइपोथैलेमस। एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, और ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। तो ये बहुत सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को कंटेन करता है और इनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये न्यूक्लियाई क्या करती हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormone। तो यही जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड सिंथेसाइज करती है हॉर्मोन्स को, उन्हें, और क्या करते हैं, सिक्रीशन जो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है उसको ये रेगुलेशन का काम करते हैं। कौन? हाइपोथैलेमस। हाउएवर द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो हॉर्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है द रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है द इनहिबिटिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन तो वो होते हैं जो कि पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रीशन स्टिमुलेट करते हैं, और इनहिबिटरी हार्मोन्स वो होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन के secretion को। Now for example, a hypothalamus hormone called as gonadotropin releasing hormone GnRH stimulate the pituitary synthesis and release of gonadotropins। तो जो GnRH होता है वो क्या करता है, जिसको हम gonadotropin releasing hormone कहते हैं, वो पिट्यूटरी से सिंथेसाइज करता है गोनाडोट्रॉप्स को। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब वहीं पे अगर जो सोमैटोस्टैटिन है अगर वो रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से, तो वो क्या करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी से उसके सिंथेसिस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। सो दीज हार्मोन्स originating in the hypothalamus neurons pass through axons। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से पास होते हैं एक्सोन से, एंड रिलीज फ्रॉम नर्व एंडिंग। तो ये नर्व एंडिंग से आके पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचते हैं। सो दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है वो पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम से आते हैं और क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट का क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। वहीं पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो डायरेक्टली अंडर न्यूरल कंट्रोल होती है
यानी कि डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के साथ वो क्या करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 पार्ट होते हैं. एक होता है एंटीरियर पार्ट, दूसरा होता है पोस्टीरियर पार्ट और तीसरा होता है पार्स इंटरमीडिया. अब जब हम बात कर रहे हैं एंटीरियर की, तो एंटीरियर वाला जो होता है वो पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है, वो होता है, एंटीरियर है वो डायरेक्ट कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस के. तो ये वाली क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल में है हाइपोथैलेमस के, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है. और इसमें क्या चलता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है. तो अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की. सो पिट्यूटरी ग्लैंड is located in a bony cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk. तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होती है स्फेनॉइड बोन में, जो कि सेला टर्सिका इसको कहते हैं, सेला टर्सिका, और ये एक स्टॉक से हाइपोथैलेमस से अटैच होती है. इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में 2 में डिवाइडेड होती है. नाउ एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन. अब ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है यानी कि एंटीरियर पार्ट, ये 2 में डिवाइड होता है. एक होता है पार्स डिस्टालिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया. सो जो पार्स डिस्टालिस होता है वो रीजन होता है जिसको हम कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, और ये रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और जो पार्स इंटरमीडिया होता है उसमें मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं और ये MSH को रिलीज़ करते हैं. However, in human, the pars intermedia is almost merged with pars distalis. तो humans में pars intermedia और pars distalis यानी कि anterior, ये दोनों एक दूसरे के साथ merged होते हैं. और जो neurohypophysis होता है pars nervosa, also known as posterior pituitary, तो ये जो पोस्टीरियर वाली है इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं. ये क्या करता है, ये स्टोर करता है 2 हार्मोन्स को जो कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस. तो ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस. और ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल से न्यूरोहाइपोफाइसिस तक आते हैं. ओवर सिक्रीशन ऑफ GH स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जिजेंटलिज्म. अब सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो पहले हमने ग्रोथ हार्मोन की बात की. अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो वो जिजेंटलिज्म कस करता है, और अगर वो लो रिलीज़ हो रहा है तो वो क्या करता है, हाइट को रोक देता है, और इसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कहते हैं. उसके बाद एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट. अब अगर एडल्ट है या फिर स्पेशली मिडिल एज में अगर इंसान है और उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ये एक डिसफिगरमेंट करता है. इसको हम स्पेशली हमारे फेस में, तो इसको हम एक्रोमेगैली कहते हैं, विच मे लेड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस. और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंड प्रीमेच्योर डेथ इज़ अनचेक्ड. तो प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है. सो द डिजीज़ इज़ हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेजेस. तो इसको अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है, और ये बहुत सारे सालों तक क्या होती है, अनडिटेक्टेड रहती है. अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ बॉडी आर नोटिसेबल. तो जब तक बॉडी में बाहर से नोटिस नहीं कर सकते हम, तब तक ये जो है वो अनडिटेक्टेड रहती है. सो प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द बॉडी ऑफ मेमरी ग्लैंड. दूसरा हार्मोन हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रोलैक्टिन. तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है मेमरी ग्लैंड को, और क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है मिल्क की. उसके बाद हमारा थर्ड हार्मोन यहाँ पे है TSH. जो TSH है ये स्टिमुलेट करता है और सिंथेसाइज करता है थायराइड हार्मोन को, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं. उसके बाद जो ACTH होता है ये स्टिमुलेट करता है स्टेरॉयड हार्मोन्स को, जैसे ग्लूकाकॉर्टिकॉइड जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं. और जो LH और FSH होते हैं ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है.
इसीलिए हम इसको गोनाडोट्रोफिन्स भी कहते हैं। उसके बाद इन मेल्स एलएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस। तो अब ये हम फोर्थ हार्मोन यहाँ पे देख रहे हैं जो कि है एलएच। तो एलएच क्या करता है, मेल्स की बॉडी में एंड्रोजन्स को रिलीज़ कराने का काम करता है, और इन मेल्स यहाँ पे इन फीमेल्स होगा, और फीमेल्स में एफएसएच पे एक्ट करता है। अच्छा सॉरी, इन मेल्स ही है ये, इन मेल्स एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, और फीमेल्स में तो जो एलएच है वो ओव्यूलेशन को क्या करता है, फुल्ली मेच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में क्या करता है, चेंज करता है, एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, एलएच करता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ एंड फॉर्म फ्रॉम द रूमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से फॉर्म होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स के रूमिनेंट से आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का एक वो दिया है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। Now moving towards the fifth hormone which is FSH। तो FSH क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में काम आता है। सिक्स्थ हार्मोन वी हैव इज MSH जो कि पार्स इंटरमीडिया से रिलीज़ होता है, और ये क्या करता है, मेलानोसाइट्स जो कि मेलानिन कंटेनिंग सेल्स हैं उनको रेगुलेट करता है, और बॉडी में क्या है, पिगमेंटेशन का काम करता है। नाउ ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, स्मूथ मसल्स में एक्ट करता है और उनका कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये डिलीवरी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। और इन फीमेल्स स्टिमुलेट्स अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। एंड मिल्क इजेशन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, जो मिल्क इजेशन की प्रोसेस है मेमरी ग्लैंड से, वो भी ऑक्सीटोसिन से होती है। वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट किडनी एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द distal tubules and thereby reduces loss of water through urine diuresis. Hence it is also called as antidiuretic hormone or ADH। तो वैसोप्रेसिन हमारी किडनी पे एक्ट करता है और क्या कराता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्टल ट्यूब्यूल से। और ये क्या करता है, जो बॉडी में जो लॉस है वाटर का, मतलब डायूरेसिस को, उसको कंट्रोल करता है, और इसको हम ADH भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज एन impairment affecting synthesis or release of ADH result in diminished ability of kidney to conserve water। अगर हमारी बॉडी में ADH किसी तरीके से कम रिलीज़ हो रहा है, कम अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती है वो ज़्यादा अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और वाटर का लॉस होता है। तो इस कंडीशन को क्या कर, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिर बार बार यूरिन रिलीज़ होता है बॉडी से बाहर, तो इट इज़ एन डायबिटीज़ लाइक कंडीशन, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ डायबिटीज़। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। नाउ हमें एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है हमको थायराइड का और पैराथायराइड का। तो वेंट्रल साइड जो है, वेंट्रल साइड में हमारी थायराइड प्रेजेंट है, और उसकी जो डॉर्सल साइड होती है, डॉर्सल साइड में पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब हम जो ब्रेन में एक जो पीनियल ग्लैंड है उसकी बात कर रहे हैं। जो पीनियल ग्लैंड है वो लोकेटेड होती है डॉर्सल साइड में फोर ब्रेन के, और ये क्या सिक्रीट करती है, मिलेटोनिन को सिक्रीट करती है। और जो मिलेटोनिन होता है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमारी बॉडी का 24 आवर्स जो रिदम होता है बॉडी का वो बनाने में, और ये हमारी बॉडी में रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे कि जो हमारी स्लीप और वेक साइकिल होती है, मतलब हम कब सो रहे हैं, उठ रहे हैं, और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो। इन एडिशन इसके अलावा भी मेलेटोनिन का कुछ इफ़ेक्ट होता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, और हमारी बॉडी के पिगमेंटेशन में, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल्स में, और हमारी बॉडी के जो डिफेंस कैपेबिलिटी होती है उसमें भी पीनियल ग्लैंड हेल्प करती है। Next, moving towards our next hormone which is thyroid, which is next gland which is thyroid gland। और इसके जो hormones होते हैं वो होते हैं थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। तो इसमें 3 hormones हम पढ़ेंगे। Moving towards the thyroid gland,
So thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea. तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड होती है जो कि आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया प्रेजेंट होती है. Both the lobes that are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. तो जो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है इसको जो अटैच करता है उस कनेक्शन को हम isthmus कहते हैं. The thyroid gland is composed of follicle and stromal tissues. तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है. ईच थायराइड फॉलिकल इज composed ऑफ अ फॉलिकुलर सेल इनक्लोजिंग अ कैविटी. तो ये जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं ये फॉलिकुलर सेल्स के बने हुए होते हैं जो कि एक कैविटी बनाते हैं. These follicular cells synthesize two hormones. और ये जो follicular cells हैं उसमें से दो hormones रिलीज़ होते हैं. एक होते हैं टेट्राआइडोथायरॉक्सिन और थायरॉक्सिन जिसको हम T4 कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है ट्राईआइडोथायरॉक्सिन जिसको हम T3 कहते हैं. सो आयोडीन इज़ असेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड. तो आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है थायराइड के सिंथेसिस के लिए. डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म. और अगर आयोडीन की कमी है हमारे डाइट में तो इसकी डिफिशियंसी से हमको डिज़ीज़ हो सकती है जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं. और ये जो कॉमनली ये डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है और इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं गॉइटर. सो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर होता है तो जो फीटस का जो डेवलपमेंट है वो डिफेक्टिव हो सकता है, और जो उसका मैच्योरेशन और ग्रोइंग है उस बेबी का वो उसकी शंटेड एक ग्रोथ हो सकती है और मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है. और इस तरीके की जो डॉर्फिज्म होता है उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं. और जो पिट्यूटरी डॉर्फ होते हैं उनको हम कहते हैं, उनको कुछ और कहते हैं. सो इसको हम जो कहते हैं वो कहते हैं हम क्रिटिनिज्म. तो दे आर पिट्यूटरी डॉर्फ and these are called critinism. So now we have सो दे आर मेंटली रिटार्डेड. उनका जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, जो IQ होता है वो भी कम होता है. उनकी जो स्किन होती है वो भी एबनॉर्मल होती है, और उनमें कुछ डीफ मतलब कि सुनने की क्षमता होती है वो भी कम होती है. कुछ इस तरीके से म्यूटिज्म होते हैं उनमें. सो इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कज मेंस्ट्रुएशन साइकिल टू बिकम इरेगुलर. अगर कोई वुमेन है जो कि एडल्ट है और उसमें अगर आयोडीन की कमी हो रही है तो उसकी मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो इरेगुलर हो सकती है ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. अगर जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसमें थायराइड ग्लैंड में कोई कैंसर है या फिर उस ग्लैंड में किसी तरीके के नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो गई है तो जो हमारी रेट ऑफ सिंथेसिस है या फिर सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन का वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाता है. और ये जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है, ये इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड की कंसनट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है और इसका भी एडवर्ड इफेक्ट होता है बॉडी की फिजियोलॉजी में. तो इसमें एक होता है एक्सोपैथाल्मिक गॉइटर इन फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. तो इसमें क्या होता है कि एक्सोथैलेमिक गॉइटर होता है. इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो इनलार्ज हो जाती है और जो हमारे आई बॉल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी आई बॉल्स हो जाती हैं. उसके बाद जो इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है, बेसल क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी होता है तो वेट लॉस हो जाता है और इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं. तो इसमें आइज़ बहुत ज़्यादा ऐसे खुल टाइप की जाती हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जो चौड़ी कर रहा है अपनी आइज़ को इस तरीके से. तो उसके बाद जो थायराइड हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए. और ये जो हार्मोन्स हैं ये सपोर्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में. जो थायराइड हार्मोन है ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का. मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन.
और जो हमारी बॉडी में वाटर का या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है वो भी थायराइड हार्मोन से क्या होता है, बैलेंस होता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है ये सिक्रीट करती है प्रोटीन हार्मोन्स को, जिसको हम थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, TCT, जो रेगुलेट करता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को। तो हमारी थायराइड ग्लैंड यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होती है, इन ह्यूमंस 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। तो जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड होती है इसका डायग्राम हमें NCERT में दिया हुआ है। तो ये जो है ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि थायरॉयड ग्लैंड्स के जस्ट क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। So one pair each in the 2 lobes of thyroid gland. The parathyroid gland secrete a peptide hormone called parathyroid hormone, जिसको हम PTH कहते हैं। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है जो कि एक पेप्टिक हार्मोन होता है, और ये जो है ये हमारी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेशन लेवल जो कैल्शियम है उसको रेगुलेट करता है, यानी कि कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराता है बेसिकली। सो parathyroid hormone PTH increases the Ca2+ level in the blood. PTH act on bone and stimulate the process of bone reabsorption, यानी कि जो बोन है उसका डिसोसिएशन या डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन करता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में जो है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है। सो PTH ऑल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल टिब्यूल्स। और जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन है इसी से क्या चीज़ होता है, स्टिमुलेट होता है, इसी से जो है रीएब्जॉर्प्शन जो कैल्शियम का है वो भी होता है हमारी रीनल टिब्यूल से। और ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है हमारे फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। It is thus clear that PTH is an hypercalcemic hormone। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो हाइपर कैल्सिमिक होता है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करने का काम करता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करने का काम करता है। Along with TCH, it plays a significant role in calcium balance in the body. अब Then this is in composite gland which acts as both exocrine and endocrine. The endocrine pancreas consists of islets of Langerhans। तो जो endocrine pancreas होती है ये islets of Langerhans जो होती है वो उसकी बनी हुई होती है। ये about 1 to 2 million islets of Langerhans होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन के पेनक्रियाज में, जो कि सिर्फ 1 से 2% ऑफ पेनक्रेटिक टिश्यू की बनी हुई होती है। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं ये 2 तरीके की बेसिकली सेल्स होती हैं इसमें प्रेजेंट। एक होती है अल्फ़ा सेल्स और दूसरी होती हैं बीटा सेल्स। जो अल्फ़ा सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन जो कि होता है ग्लूकागन, और जो बीटा सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं इंसुलिन। जो ग्लूकागन होता है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए। जो ग्लूकागन है वो मेनली एक्ट करता है लिवर सेल्स में जिसे हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, और ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजीनोलाइसिस को, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया कस करता है। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और ये हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने में ये कंट्रीब्यूट करता है। नाउ ग्लूकागन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। जो ग्लूकागन है वो सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज के अपटेक को रोकता है, जिस वजह से जो ब्लड है उसमें क्या होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, ये इसीलिए हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहलाता है। नाउ इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि बीटा सेल से रिलीज होता है, which plays a major role in regulation of glucose homeostasis। ये ग्लूकोज के होम्योस्टासिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो इंसुलिन है वो हिपैटोसाइट्स में एक्ट करता है और एडिपोसाइट्स में एक्ट करता है। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, जो एडिपोज टिश्यू की सेल्स होती हैं, एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन।
और जो इंसुलिन है उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का अपटेक बढ़ता है सेल्स में. सो एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइड्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसीमिक. तो इंसुलिन से क्या होता है, ये अपटेक बढ़ाता है, यानी कि सेल्स जल्दी जल्दी ग्लूकोज को लेंगी, और अगर सेल्स लेंगी तो ब्लड में जो है ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा, इसीलिए ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है. अब जो इंसुलिन है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और ये इसकी क्या होती है, टारगेट सेल्स होते हैं. The glucose homeostasis is balance in blood is thus maintained jointly by the two. तो ये जो इंसुलिन होती है और ग्लूकागन होती है, इन दोनों की वजह से जो ब्लड है उसमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो मेंटेन रहता है. जो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड के अंदर कंटिन्यूसली जो ग्लूकोज है उसका अमाउंट ज़्यादा लेवल पे बढ़ रहा है, तो इस डिसऑर्डर को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं. और डायबिटीज़ इंसिपिडस हमने इससे पहले पढ़ी थी, जो ADH है उसकी डिफिशियंसी से होता है. सो जो ये डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये ग्लूकोज जो है इसमें ग्लूकोज जो है ब्लड में वो इंक्रीज़ होता है, और ये ग्लूकोज इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है कि हमारे यूरिन से भी एक्सक्रीट आउट होता है, और इसीलिए ये कंडीशन को यहाँ पे जनरेट करता है, दैट इज़ ग्लूकोसूरिया, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज़. और ये कीटोन बॉडीज़ की भी फॉर्मेशन करने लग जाता है. डायबिटीज़ पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरेपी. तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, और इस तरीके से वो ट्रीट होते हैं. नाउ नेक्स्ट ऑर्गन विच वी हैव इज टेस्टिस. सो दिस इज़ प्रेजेंट इन मेल्स. तो यहाँ पे हम मेल्स की बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट प्रेजेंट इन फीमेल. सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल sac outside abdomen of male individual. Testis performs dual function as primary sex organ as well as endocrine gland. तो जो टेस्टिस होती हैं वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह से भी काम करती हैं, और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं, यानी कि ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करती हैं. Testis is composed of seminiferous tubules and स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल सेल्स. जो ये लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, यहाँ पे इंटरट्यूब्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और उन इंटरट्यूब्यूलर स्पेस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम एंड्रोजन है. ये मेनली जो मेन एंड्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है. जो एंड्रोजन है वो रेगुलेट करते हैं डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन. तो इनकी वजह से जो मेल के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि एपिडाइडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब डेवलप होते हैं. सो दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ, और इसी की वजह से क्या होता है, जो मस्कुलर ग्रोथ होती है वो इंक्रीज़ होती है. जो ग्रोथ होती है फेशियल और एक्सिलरी हेयर्स की, वो इंक्रीज़ होती है. अग्रेसिवनेस इंक्रीज़ होती है. जो लो पिच वॉइस होती है वो इसी वजह से होती है. सो जो एंड्रोजन होते हैं वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं स्टिमुलेट करने में स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें कि स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है. सो एंड्रोजन्स एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज़ मेल लिबिडो. तो एंड्रोजन ग्लैंड एंड्रोजन्स कहाँ एक्ट करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इसकी वजह से क्या होता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जो मेल सेक्सुअल लिबिडो है वो इन्फ्लुएंस होती है. दीज हॉर्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. और ये क्या है, एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज़, मतलब एनाबॉलिक इफेक्ट भी जनरेट करता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ अ फीमेल ऑर्गन, दैट इज़ ओवरी. सो फीमेल के पास एक पेयर ऑफ ओवरी होता है, यानी कि 2 ओवरीज होती हैं जो कि एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं. जो ओवरीज होती हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और जो ओवरीज होती हैं उन्हीं से ओवम जो है वो प्रोड्यूस होता है during menstrual cycle. In addition, ovary also produce 2 groups of steroid hormones.
अब जो ओवरी है, ओवरी से 2 स्टेरॉइड हार्मोन्स भी निकलते हैं और ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं इनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो ओवरी है ये कंपोज होती है ओवेरियन फॉलिकल की और स्टोमल टिश्यूज़ की। तो ओवरी किसकी कंपोजिशन होती है? ओवेरियन फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू। द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। तो जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनसे एस्ट्रोजन की सिक्रीशन होती है। जो जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। नाउ एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड ranging actions such as stimulation of growth and activity of female sex organ। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो मतलब वो ग्रोथ और जो फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको ग्रो करने में भी वो हेल्प करता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे कि हाई पिच वॉइस और मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर और एस्ट्रोजन से ही फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर भी क्या है इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि जो पिच होती है वो हाई हो जाती है वॉइस की एक्सेट्रा। सो प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट प्रेगनेंसी। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। एंड प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। और प्रोजेस्टेरोन से ही क्या होता है वो मेमोरी ग्लैंड पे भी एक्ट करता है और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या करते हैं, मिल्क को स्टोर करते हैं और मिल्क के सिक्रीशन का में हेल्प करते हैं। नाउ हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये जो हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं ये ट्रैक्ट्स हैं, ये प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है बट दे ऑल्सो रिलीज सम हॉर्मोन्स। सो वो क्या हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ यू नो अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हॉर्मोन्स। तो हमें एंडोक्राइन ग्लैंड और हॉर्मोन्स के बारे में यहाँ पे पता चल गया है। However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues which are non-endocrine gland। तो ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है बट ये जो टिश्यूज़ हैं ये भी हॉर्मोन्स को सिक्रीट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल द आर्ट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सिक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड आर्टियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको हम ANF कहते हैं। जो ये ANF होता है ये हमारे हार्ट से तब रिलीज़ होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो, डिक्रीज़ हो रहा हो। So when blood pressure is increased, ANF is secreted, which causes dilation of ब्लड वेसल्स। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होता है तो हमारी बॉडी में ANF जो होता है वो रिलीज़ होता है। अब जब ANF रिलीज़ हो रहा है तो ये क्या करेगा, डायलेशन करेगा, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करेगा और इससे क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ द जक्स्ट्राग्लोम्युलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इरिथ्रोपोएटिन। तो जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जक्स्ट्राग्लोम्युलर सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और वो एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं जो कि विच इज़ ऑल्सो एन पेप्टाइड हार्मोन और वो उसका नाम क्या है, इरिथ्रोपोएटिन है। जो इरिथ्रोपोएटिन है ये क्या स्टिमुलेट करता है, इरिथ्रोपोइसिस, हमारी बॉडी में इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। और इरिथ्रोपोइसिस होती क्या है, इरिथ्रोपोइसिस होती है एक प्रोसेस जिसमें RBC का प्रोडक्शन हो रहा होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ RBC। नाउ एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रीट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स। तो जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं ये 4 तरीके के पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं। पहला है गैस्ट्रिन, दूसरा है सिक्रिटिन, तीसरा है कॉलीसाइटोकाइनिन जिसको हम CCK पढ़ते हैं, और जो लास्ट है वो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब जो गैस्ट्रिन है ये हार्मोन हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्ट करता है और ये स्टिमुलेट करता है
HCl का सिक्रीशन और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन। उसके बाद जो सिक्रेटिन है ये हमारी जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज है उसमें एक्ट करता है और ये वाटर और बाइकार्बोनेट का क्या करता है, सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद जो CCK यानी कि कॉलीसाइटोकाइनिन है, ये हमारी पेनक्रियाज में और गॉल ब्लैडर में एक्ट करता है और ये जो कॉलीसाइटोकाइनिन है ये क्या करता है, हमारे गॉल ब्लैडर को स्क्वीज़ करता है। स्क्वीज़ करके जितना भी उसमें जो बाइल प्रेजेंट होता है उसको हमारी ड्यूडेन जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके रीजन में क्या करता है, मतलब रिलीज़ करता है। सो CCK यहाँ पे वर्क करता है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रिटिक एंजाइम एंड बाइल जूस रिस्पेक्टिवली। नाउ GIP जो हमारा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है ये एक्ट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन में और उसकी मोबिलिटी में। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ होते हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो द फैक्टर्स आर असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयर और रीजनरेशन। तो ये है। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज़ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तो हमने हार्मोन्स पढ़े कि ये वाली जो ग्लैंड है ये रिलीज़ कर, अच्छा एक क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज़ थायराइड ग्लैंड और लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो कौन सी होती है, लिवर होती है। नाउ वी हैव मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर effects on target tissue by binding to specific proteins called hormone receptors। तो अब ये जो हार्मोन होता है ये जो हमारे टारगेट टिश्यू के लिए जो है रिलीज़ हो रहा है, तो एक प्रॉपर हार्मोन रिसेप्टर में जाके क्या होगा, बाइंड होगा, लोकेटेड इन टारगेट टिश्यूज ओनली। Now hormone receptor present on cell membrane of target cells are called membrane bond receptor। तो इनको हम मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर कहते हैं जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन से जाके बाइंड करते हैं। एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। और जो रिसेप्टर हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम इंट्रासेल्युलर कहते हैं और जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेल बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। तो दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं। नाउ मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जाके प्रेजेंट होते हैं। नाउ बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हार्मोन है इसका बाइंड होना अपने हार्मोन रिसेप्टर से, इसको हम क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। नाउ ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। तो एक जो रिसेप्टर है वो एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इसीलिए ये जो रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक होते हैं ना। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन से क्या होता है, कुछ सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू में। नाउ टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन। तो ये जो टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म है और इसका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है ये हार्मोन से क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू दीज फॉलोइंग ग्रुप्स। तो अब इनके केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन्स क्या होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन और जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे, और जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, ADH, ये सारे क्या होते हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। उसके बाद इंसुलिन भी। और जो उसके बाद जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन, ये सारे हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। जब हम थायरॉक्सिन्स की बात करें, जो थायरॉइड हार्मोन होते हैं वो आयोडोथायरॉक्सिन्स होते हैं। नाउ अम्यूनो एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये एपिनेफ्रिन होते हैं।
Now, hormones which interact with membrane bond receptor normally do not enter the targeted cell. तो अब जो membrane bond वाले receptor होते हैं ना, वो secondary messenger को क्या करते हैं, generate करते हैं. और ये जो secondary messengers होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं cyclic AMP, IP3 या CA2 पॉजिटिव. ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म. अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है जब, इसके बाद ये जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, ये क्या करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. नाउ हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एग्जाम्पल स्टेरॉयड हार्मोन एंड आइडोथायरॉक्सिन एक्सेट्रा. अब ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे काम करते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं. मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम. तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जीन एक्सप्रेशन या फिर क्रोमोसोम फंक्शन जो होता है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से होता है ना. क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट. तो एक जो बायोकेमिकल प्रॉपर एक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट इफेक्ट्स होता है, इसकी वजह से वो एक्ट करते हैं. तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक दो फिगर दिए हुए हैं. जो पहला है वो है प्रोटीन हार्मोन. अभी जो प्रोटीन हार्मोन है, ये क्या कर रहा है, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड है, मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहा है. ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज़ होता है, हमारी पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है. और ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिसेप्टर में काम कर रहा है ओवेरियन सेल के. तो ये क्या जनरेट कर रहा है, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर रहा है जो कि साइक्लिक AMP होगा या फिर CA2 पॉजिटिव होगा. तो अभी ये कोई बायोकेमिकल रिस्पॉन्स बनाएगा और उसके बाद जो है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा. नाउ सेकेंड वी हैव इज एंड स्टेरॉयड हार्मोन, जो कि डायरेक्टली कहाँ पे एक्ट कर रहा है, मतलब जो डायरेक्ट हार्मोन रिसेप्टर यानी कि न्यूक्लियस पे जाके एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. तो अब ये यूटेरिन वॉल में डायरेक्ट अंदर आ गया और ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड हो जा रहा है. और फिर ये क्या कर रहा है, mRNA बना रहा है और प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है. और यहीं से क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो निकल के आ रहा है. तो हमें हमारा एक ये क्वेश्चन बन गया कि जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं और जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली इंट्रासेलुलर जो सेल्स होते हैं वहाँ पे जाके काम करते हैं. नाउ वी हैव समरी. सो समरी में क्या है, ये हमारा हमने पढ़ लिया था. फिर उसके बाद ये देयर इज़ नथिंग न्यू, ये हमने सब डिस्कस कर लिया है. नर्वोस दो पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी की, जो पीनियल ग्लैंड होती है 24, इसको डाइग्यूनल भी कहते हैं, सेंट्रल. तो इसमें कुछ नया है नहीं. इंसुलिन डिफिशियंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, मैचुरेशन एंड सेक्सुअल एस्ट्रोजन. तो इसमें कुछ न्यू है नहीं. तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो इट्स अ टाइम टू रैप द चैप्टर अप. तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. सो लेट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन, थैंक यू.